अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद में गोल्ड रेट्स में बड़ी गिरावट। 22 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम पर 2050 रुपए की कमी। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,60,090 तक पहुंच गई। सिल्वर रेट्स 3,20,100 रुपए पर किलोग्राम पर स्टेबल। वेडिंग सीजन के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट। आज की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां गोल्ड रेट्स में आज यानी 15 मई 2026 को नुमाया तब्दीली देखी गई। लेटेस्ट मार्केट अपडेट के मुताबिक 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,46,750 हो गई है। इसमें 2,050 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़कर 1,60,090 रुपए तक पहुंच गई है। इस कैटेगरी में 2,240 रुपए का इजाफा देखा गया। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर रेट 3,20,100 रुपए पर किलोग्राम पर मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में खास तौर पर वेडिंग सीजन के दौरान गोल्ड रेट्स में उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट ट्रेंड के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड तकरीबन 1,40,000 और 22 कैरेट गोल्ड तकरीबन 1,50,000 के आसपास ट्रेड करता रहा। ये रेट सुबह 8 बजे के मुताबिक जारी की गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन भर प्राइसेस में तब्दीली मुमकिन और इसलिए गोल्ड बायर्स को लाइव रेट्स चेक करते रहना चाहिए। याद रहे कि ये क्लोजिंग प्राइसेस पर मबनी फिगर्स हैं, जबकि आज का ट्रेडिंग सेशन प्राइसेस में मजीद कमी या इजाफे के साथ शुरू हो सकता है। मजीद बिजनेस अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे का असर। फी लीटर 3 रुपए से ज्यादा महंगाई। इंतखाबात के बाद ईंधन की कीमतों में अचानक इजाफा, अवाम परेशान। हैदराबाद में पेट्रोल 110 रुपए फी लीटर से तजावुज। 4 साल के तवील वक्फे के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा। ताज़ा इजाफे के तहत फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 3 रुपये 14 पैसे का इजाफा। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अचानक इजाफे के बायस ये फैसला किया गया, जिसका बराह रास्त असर मुकामी सार्फिन पर पड़ा। ये इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में तमिलनाडु, केरला, आसाम और वेस्ट बंगाल में असम्बली इंतखाबात मुकम्मल हुए, जिसके बाद अवाम में इस फैसले पर मुख्तलिफ रद्दमल देखने को मिल रहा। इधर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये फ़ी लीटर से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं और उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। अवाम का कहना है कि महंगाई पहले ही बुलंद सतह पर थी और अब ईंधन की कीमतों में इजाफा उनके बजट पर मज़ीद दबाव डालेगा। नीट यूजी पेपर लीक केस के हवाले से एक अहम बयान सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि साइबर क्राइम से इस मामले में सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान 120 टेलीग्राम चैनल्स को ब्लॉक किया गया, जबकि नीट से मुतल्लिक मटेरियल व्हाट्सएप के जरिए भी फैलाया गया। उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल एग्जाम प्रोसेस के लिए एक संजीदा चैलेंज है और हुकूमत इस तरह के साइबर नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कदम उठा रही। धर्मेंद्र प्रधान ने यकीन दिलाया कि एग्जाम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम किया जा रहा। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहां भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं, 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे। हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा।
साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। सर एनडीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही है। सीबीआई को करने दो। मैं उसको क्या? सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी, उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे पर सियासी रिएक्शन का सिलसिला जारी है। प्रियंका खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इंतखाबात के ख़त्म होते ही फ्यूल प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। प्रियंका खड़गे ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में मुल्क की हकीकी मौशी और सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर मजीद मौशी बोझ पड़ेगा और महंगाई में इजाफा होगा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस और तेज हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज फ्यूल प्राइस हाइक को अवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रहे। See, this is much on expected lines. We have been telling very clearly that the Modi nomics has failed. The foreign policy of India has failed. Mr. Modi has been globe-trotting without any consequences of benefit for the nation. And because the election was going on, they had not announced. As soon as the election was over, they have announced. We knew it. We have been telling it from day one. Mr. Gandhi had said this even in the parliament. Let us discuss the state of economy of the nation. Mr. Modi is saying that everything is fine. Is this the Achhe Din that they promised? And why is the government not telling people the problem, the actual problem? Why are they hiding things from us? While Mr. Modi says, save petrol, save fuel, you need to not buy gold, but his ministers say, no, nothing to worry, we are energy surplus or we are energy reliant. I mean, who's lying over here? And if you are talking about the war being the concern, why don't you accept it from day one that we have to be cautious? Nobody is trying to tell that we should, in times of crisis we will not help you. But being in denial is the worst possible thing you can do for the citizens. And more importantly, you remember the statement of Mr. Mohan Bhagwat, the RSS chief. He said that everybody is looking at India and Mr. Modi to stop the war. So why is the war not being stopped by Mr. Modi as RSS is saying? See, this kind of lies, deceit is not good for the country. The Prime Minister should come out in the open, speak to public, speak in Parliament on the real situation of the crisis that we are going to face. Sir, SIR entered to the state. So what is your stand, sir? From the state? See, the SIR requires a review itself. The SIR itself needs to be reviewed. The methodology needs to be reviewed. People are being denied their constitutional right to vote. And this manufactured mandate is not good for anybody. It's not healthy for a democracy. We saw what happened in Tamil Nadu. We saw what happened in Kerala in certain pockets. We saw what happened in West Bengal. So this SIR needs to be reviewed itself in its entirety. Sir, some state minister and chief minister also avoid to convey and petrol and diesel and save to... See, all that is drama. So did they require Modi ji to tell them what their state economy is like? See, first of all, why is Mr. Modi hiding the truth from the citizens? Why can't he come out in the open and talk about the economy of the country, the health of it? Let him release a white paper, no? It's been 13-14 years they have been at helm of affairs. Let him release a white paper of the economics of Achhe Din. Only slogans. And the best part about what the Prime Minister says is the burden is always on the citizens. 38 lakh crores was the profits yielded by oil companies. Was the benefit passed on? When it was $100 also, we had to bear the brunt. When it became $50 per barrel also, the benefit was not passed on to the citizens. So release a white paper, no, of Modi ji's Achhe Din. Then people will get to know.
He is afraid to face the parliament. That's why he runs away. He is afraid to face the press. That's why he has not had a press conference till now. Because Modinomics is a massive, mammoth failure. Sir, Karnataka government withdraw the सियासी मैदान से एक अहम खबर सामने आई है। मनोज झा ने उन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया है जिनमें कहा जा रहा कि अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज्ड गौतम अडानी के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करने की तरफ बढ़ रहा है। मनोज झा ने कहा है कि हमें अब तक ट्रेड डील के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं मिली और दूसरी तरफ हम ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरे ख्याल में तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है कि क्या हो रहा। आरजेडी एमपी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज़ हो गई है। अपोजिशन इस मामले को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के तनाजुर में देख रही है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस पर क्या वजाहत और सबूत पेश करते हैं। आई हैव हर्ड सो, मैंने सुना है, और क्विड प्रो को कहें या क्या कहें, और तब जाकर के लगता है कि जिस ट्रेड डील को लेकर के हम अभी तक क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं कि ये अनफेयर है, इसमें संतुलन का अभाव है, इसमें भारतवर्ष के हितों की उपेक्षा की गई है। अगर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो मुझे तो तस्वीर साफ दिख रही है कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे पर केशव प्रसाद मौर्य का अहम बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अवाम समझती है कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा नागुज़ीर था, वरना गवर्नमेंट फंड्स ख़त्म होने का खतरा था। उनके मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ना की जाती तो हुकूमत के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर सख्त दबाव पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड्स दस्तयाब रह सकें। इस बयान के बाद फ्यूल प्राइस हाइक पर सियासी बहस और तेज हो गई है। अपोजिशन पार्टीज ने इस फैसले पर तनकीद की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये कदम मुल्क की मौशी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक संकट के समय जब दुनिया के 80% देशों में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए, उसके बाद भी जितने दिन तक सरकारी खजाने से देश की जनता को राहत पहुंचाने का काम, एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का काम किया जा सकता है, वह किया गया है। और आज जो वृद्धि हुई है, पूरे देश को यह समझ में आ रहा है कि ये वृद्धि तो अब रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि देश का खजाना ही खाली हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को, श्री राहुल गांधी जी को और जो विपक्षी नेता हैं जो सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं जनता के द्वारा, वह सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, सक्षम भारत देखना नहीं चाहते। हम देख रहे हैं लगातार अभी वैश्विक जो संकट है उसको लेकर के दुनिया के सारे देशों में इस प्रकार के संकट हैं और कहीं कहीं 50-50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तो 3 रुपए लीटर के लगभग बढ़ा है। तो इससे जनता नाराज नहीं है, राजनीति करने वाले नाराज हैं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं। ओडिशा से एक अहम इंतखाबी अपडेट सामने आई है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आर.एस. गोपालन ने ऐलान किया है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल 20 मई से शुरू किया जाएगा। उनके मुताबिक इस प्रोसेस के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि तमाम एलिजिबल वोटर्स की मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल हो। आर.एस. गोपालन ने बताया कि तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल इसी साल 26 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा और इलेक्शन ऑफिशियल्स का कहना है कि इस रिवीजन प्रोसेस का मकसद वोटर डाटाबेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बनाना है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी वोटर डिटेल्स वेरीफाई करें और ज़रूरी करेक्शंस वक्त पर जमा करवाएं। The Election Commission has directed the SIR to be taken up in Odisha,
It is starting from 20th May. 1st July is the qualifying date. BLOs will be moving from house to house from 30th May to 28th June. Rationalization of booths will be completed by 28th June. Draft roll will be published on 5th July. After that, we have kept 1 month's time for receiving claims and objections. So from 5th July to 4th August, we will receive claims and objections. Simultaneously, we will be disposing of claims and objections also. And we have kept till 2nd September for disposal of claims and objections. The final roll will be published on 6th September 2026. Yes, we have completed mapping of 94.61% of electors in 2025 roll. That means that they don't have to submit any special document or they only have to fill up the enumeration form and return. If there are any small errors in their entry, they will explain it to the BLO, and the BLO will sort out the problems, if any. Those things will be corrected. Those will be corrected at the during the time of receiving the enumeration form. If you want the spelling to be corrected, that will be done through the normal procedure. There is no separate procedure for SIR. No, BLOs are not included in BLO supervisors are not included in census operations, and census operations are anyway going to be over very soon, and therefore we are not foreseeing any problem. किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के हाल ही के मस्कत के गैर एलानिया दौरे पर सवालात उठाए हैं। किरण रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी को अपने इस अनाउंस विजिट की वजह अवाम के सामने वाज़ेह करनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के फॉरेन ट्रिप्स हमेशा सियासी और अवामी तवज्जो का मरकज़ रहते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। इस बयान के बाद सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा देखा जा रहा, जबकि मुख्तलिफ सियासी हलकों में इस मामले पर बहस जारी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। The unannounced visits of Rahul Gandhi, I think, are in multiple numbers. The recent matter which came to the public domain of his sudden visit to Muscat without informing anybody, but somebody captured his surreptitiously moving around and entering an office. Congress party has not given any kind of clarification for that. Whether Rahul Gandhi's visit to Thailand or his visit to Vietnam, all are, I think, as a leader of opposition, he should disclose it. Why he is visiting all these places? There is no restriction for any MP to visit anywhere. But one must inform. When we were in opposition, we have never done that. We used to inform the agencies, the authorities, and the Speaker of the Lok Sabha. So, Rahul Gandhi ji is a very responsible person. If he doesn't know the rules, then Congress party should advise him that he holds a very responsible position and he keeps talking about many things, but he should disclose and talk about his own, all those foreign visits and his incomes, whether disclosed or undisclosed, are very much there before the Election Commission, which are submitted during the election time as an affidavit. So if you are spending much more than your known source of income, then it is a matter of income tax rules. And if you accept the foreign hospitality without informing the MHA under Section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act, then there are penalty provisions. So the rule has to be for everyone, and every Indian must be abide by the laws of this country. मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से एक अहम तज्जिया सामने आया। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट मनोज केवल रामानी के मुताबिक बीजिंग अब तक ईरान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन में
एक्टिव शामिल होने से हिचकिचा रहा। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चाइना के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और तज्जिया के मुताबिक चाइना एक तरफ रह के साथ अपने इकनॉमिक और एनर्जी रिलेशंस को बरकरार रखना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी अपने कमर्शियल टाइज को मजबूत रखने की स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजिंग कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट मीडिएशन से बचना चाहता है और अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस्ड रखने की कोशिश कर रहा। मनोज केवल रामानी के मुताबिक चाइना की प्रायोरिटी रीजनल स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ है। Chinese interests in West Asia are different from American interests in West Asia. China, when it looks at this conflict, it's obviously at a strategic level, the conflict may not necessarily be all beneficial for China, partly because, like you said, there is an energy equation that matters. But China has sort of prepared for some of these circumstances, right? It has deep strategic reserves of energy. It has diversified energy trade. It has tremendous dependence on Russia. And it has other sources of generating energy. It has invested in green technology. So I would wager that Beijing has not been necessarily as badly hit by the closure of the Strait of Hormuz, at least as of now. You said China is a overwhelmingly major buyer of Iranian exports of energy, but the Iranian import of energy into China does not constitute a huge part of the Chinese mix of imports, right? So it's not necessarily a big hit that Beijing has taken. I would argue that the Americans need the Chinese more than the Chinese need the Americans, and that gives them leverage and that gives them a say in how they might want to get involved. What we've seen so far is Beijing has been very reluctant. It does not want the Strait of Hormuz to be closed, yes, but it also does not want the region to continue the way it has continued. It's been arguing for a new regional security architecture, and part of that involves the US stepping back from the region in terms of its force presence, Gulf states sort of reimagining their relationship with Iran. So Beijing's game is much longer in that sense than what the US is currently hoping to achieve. So yes, to the extent that Beijing can weigh in to protect its own interests in this conflict, it is going to be engaged in it, but it's not going to be doing America's job. आंध्र प्रदेश के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल रहा, जहां डिफेंस सेक्टर में एक नया बाब का इजाफा हुआ। राजनाथ सिंह ने पुट्टापर्थी में 16,000 करोड़ के फाइटर जेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, ये आंध्र प्रदेश के लिए एक हिस्टोरिक डे है और डिफेंस सेक्टर में एक नया चैप्टर ऐड हो रहा। उन्होंने कहा है कि ये मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देगा बल्कि स्टेट में रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज का यह अवसर मैं मानता हूं आंध्र प्रदेश के इतिहास में और भारत के डिफेंस सेक्टर के इतिहास में एक हिस्टोरिक चैप्टर जोड़ने जा रहा है। आज यहां एक साथ अनेक प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टेन लेइंग हो रही है। साथियों, आज जिस पुट्टा पार्थी नामक जगह पर हम सभी यहां उपस्थित हैं, यह आध्यात्मिकता, शिक्षा और सेवा भाव के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया भर में जाना जाता है। श्री सत्य साईं बाबा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा के अनेक संस्थानों के रूप में अपना जो आशीर्वाद इस नगर को दिया है, वह आज भी यहाँ की प्रगति के मुख्य कारणों में से एक है। आंध्र प्रदेश से एक अहम खबर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम ने विजयवाड़ा में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि फ्यूल प्राइसेस में लगातार इजाफा आवाम पर मजीद मौशी बोझ डाल रहा।
सीपीएम लीडर्स का कहना है कि महंगाई पहले ही आम आदमी को मुतासिर कर रही और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को भी मुतासिर कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्यूल प्राइसेस में फ़ौरन कमी की जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल रेट्स में इजाफे के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना रिएक्शन दे रही और आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोटेस्ट का इम्कान है। अजमेर के ट्रेडर्स ने शुगर एक्सपोर्ट बैन का खैर मकदम किया है और कहा कि इस फैसले से डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ताजरों के मुताबिक जब चीनी के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी होती है तो मुल्की मार्केट में सप्लाई बेहतर रहती है, जिससे प्राइसेस को कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है। उनका कहना है कि इस कदम से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा और चीनी की कीमतों में बेजा इजाफे को रोका जा सकेगा। बिजनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुगर एक्सपोर्ट बैन का मकसद लोकल डिमांड को पूरा करना और एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस को स्टेबल रखना। कंज्यूमर्स को उम्मीद है कि इस पॉलिसी से आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में इस्तिक़रार देखने को मिलेगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।